नमस्ते बच्चों। एसएसटी का लेसन 1 हम पहले ही पूर्ण कर चुके हैं और उसका पीडीएफ भी आप तक पहुंच चुका है। आज हम लेसन 4 नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। पेज नंबर 34 नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण जिसको बोलते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इज द बेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नेशन। किसी भी देश का अस्तित्व या किसी भी देश का आधार है कौन? नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण किसी भी देश का आधार है, उसका अस्तित्व का आधार है। किसी देश की अस्तित्व तभी है जब उसका राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता हो उसमें। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म नेशन। अगर हमको नेशनल इंटीग्रेशन को समझना है तो नेशन क्या है वो हमें समझना होगा। नेशन इज नॉट साइनोनिम्स टू स्टेट। नेशन जो है स्टेट का कोई पर्यायवाची नहीं है। इट इज नॉट अ कास्ट आइदर, या कोई जाति नहीं है। जनरली द नेशन रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव पॉलिटिकल, कल्चरल एंड जियोग्राफिकल फीलिंग ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड। अब देखिए, न तो ये कोई जाति है। नेशन क्या करता है? किसी भी क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के उन लोगों का जो कि राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और जियोग्राफिकल, उनकी सबकी जो फीलिंग्स होती लोगों की, उन सबको मिलकर नेशन बनता है। Thus the nation is just an abstract entity। इसलिए राष्ट्र क्या है? एक अमूर्त इकाई है, काल्पनिक इकाई है। एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और किसी भी नेशन के एग्जिस्टेंस के लिए, उसके अस्तित्व के लिए नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन। द फीलिंग ऑफ वननेस irrespective of caste, creed, religion, language and mutual understanding among the citizens of a nation is national integration। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? एकता की भावना, जिसमें कोई भी जाति ना हो, क्रीड, कोई पंथ नहीं, रीजन्स, लैंग्वेज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सभी क्या है? अमंग द सिटीजन्स ऑफ ए नेशन, किसी भी नेशन के राष्ट्र जो सिटीजन्स होते हैं उनमें होती हैं। द फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जिसमें कोई जाति बंधन न हो, न कोई पंथ की बात हो, रीजन क्षेत्र की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, ये सभी क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन है। मतलब कि उनमें एकता की भावना हो, मतलब जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, न कोई लैंग्वेज का भेदभाव होना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिटी इन द नेशन। नेशनल इंटीग्रेशन जो क्या है? बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिटी इन द नेशन। राष्ट्र में एकता से मतलब है इसका। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? एक प्रकार की क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग है, एकता की भावना है इसमें। द फीलिंग ऑफ यूनिटी, वननेस अमंग पीपुल इज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यदि फीलिंग ऑफ यूनिटी है, एकता की भावना है और एकजुटता अगर है लोगों में, तो ये क्या है? किसी भी नेशनल इंटीग्रेशन की क्या है? फाउंडेशन है, नींव है। द नेशनल इंटीग्रेशन सिंबलाइजेज द कमिटमेंट, बिहेवियर एंड फीलिंग ऑफ द सिटीजन्स। अब नेशनल इंटीग्रेशन किसको सिंबलाइज करती है? कमिटमेंट, बिहेवियर एंड फीलिंग ऑफ द सिटीजन्स। देश के सिटीजन्स की कमिटमेंट को, उसके व्यवहार को और उसकी भावना को सिंबलाइज करती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपोज द फोर्सेस एंड फीलिंग्स विच वीकन द इंटीग्रेशन। अब देखिए, ये किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के नागरिक का यह कर्तव्य है, या उन कर्तव्य है कि भाई वो ऐसी भावनाओं को या ऐसे शक्तियों को क्या करें? उनको दूर करें, उनको अपोज करें जो कि हमारे राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कोशिश करती है।
एंड यूनिटी ऑफ द नेशन एंड परफॉर्म्स ड्यूटीज विच स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। और हमको ऐसा कार्य करना है, ऐसे हमारे कर्तव्य को निभाना है कि हमारी नेशनल इंटीग्रेशन मजबूत बने, राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिले, बल मिले। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है देखिए। नेशनल इंटीग्रेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन समय में भी नेशनल इंटीग्रेशन को समस्या नहीं थी, नेशनल इंटीग्रेशन उस समय भी थी। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स केम टू इंडिया इन द पास्ट। प्राचीन समय में अलग अलग देशों के लोग और अलग अलग क्षेत्रों के लोग हमारे देश में आए। मोस्ट ऑफ देम चूज इंडिया एज देयर होम, और उसमें से बहुत सौ ने भारत को अपना घर बना लिया। They stayed on and became a part and parcel of Indian culture and society. वे यहाँ पर रुके और भारतीय संस्कृति और धर्म का एक भाग बन गए हो। They mingled here and their language, custom, religion and culture gradually became a part of India. वे यहाँ आकर यहाँ रहने लगे और यहाँ पर भारत में वे मिल गए। उनकी जो भाषा थी, उनके जो रीति रिवाज जो थे, उनके जो धर्म थे और जो उनकी जो संस्कृति थी, वो धीरे धीरे हमारे देश का एक भाग बन गई। This process in fact added to the richness of Indian culture। और इस प्रोसेस से क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि हमारे जो देश की समृद्धशीलता में वृद्धि हुई। When we talk of Indian culture, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इट इज नॉट द कल्चर ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड। तो यह किसी भी धर्म, जाति या पंथ की संस्कृति नहीं है, बट इट मीन्स द कल्चर ऑफ इंटायर इंडिया। जबकि इसका महत्व क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, पूरे देश का कल्चर या पूरे देश की संस्कृति से कहा गया है। Many deeds have been done simply for the sake of strengthening of national integration in India during old days। और प्राचीन समय में भी हमारे देश की एकता को मजबूती देने के लिए कई प्रकार के कार्य किए गए। इन एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वॉज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ पीपुल टू ट्रेवल टू बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम एंड द्वारका फॉर पिलग्रिमेज। प्राचीन समय में क्या था, लोगों की एक प्रवृत्ति थी कि वे तीर्थ यात्रा के लिए बद्रीनाथ जाते थे, जगन्नाथपुरी जाते थे, रामेश्वरम जाते थे और द्वारका जाते थे। दिस एनकरेज्ड पीपुल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसी बात ने सभी प्रकार के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित किया। This traveling played an important role in strengthening national unity। और इस ट्रेवलिंग ने क्या किया, भारत की यूनिटी को, भारत की एकता को मजबूती प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। In the same way, Mahakumbh, which is held at 4 different places every 3 years, also played a great role in national integration। और इसके साथ ही साथ महाकुंभ, जो क्या है, कुंभ का मेला जिसको कहते हैं, वो 4 अलग अलग क्षेत्र जगहों पर आयोजित किया जाता है हर 3 साल में। इस प्रकार से 12 साल में एक जगह महाकुंभ मेला लगता है। तो इसने भी क्या किया, प्लेड अ ग्रेट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन। इस महाकुंभ मेले ने भी, जो 4 जगहों पर हर 3 साल में आयोजित होता है, तो इसने भी राष्ट्रीय एकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। These arrangements developed a sense of unity among Indians। और इस प्रकार की व्यवस्था ने क्या किया, इंडियंस में एकता की भावना जागृत की, उसका विकास किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, पढ़ेंगे हम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। 2 प्रकार की नेशनल इंटीग्रेशन है। वन इज दैट विच इज बेस्ड ऑन यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, राइट्स एंड रिचुअल्स, रिलीजन्स एंड कॉमन मोड ऑफ वर्शिप। पहली प्रकार की जो किस पर निर्भर है, यूनिटी पर, एकता पर, कॉमन लैंग्वेज पर, किस प्रकार से हम लिविंग करते हैं, रहते हैं, उसके ऊपर धार्मिक जो रीति रिवाज है, क्रियाकांड है, मतलब रीति रिवाज जो क्रियाकांड वो है, और किस प्रकार उनके जो कॉमन मोड है वर्शिप का, एक प्रकार का ये हो गया। द अदर टाइप ऑफ नेशनल यूनिटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और दूसरी प्रकार की जो नेशनल यूनिटी है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नताओं में, अनेकताओं में एकता, जिसको कह सकते हैं।
द लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, राइट्स एंड रिचुअल्स, रिलीजन्स आर मे बी डिफरेंट। तो जितने भी लैंग्वेज है, वो मोड ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, रहने का तरीका, वो उन्हें धार्मिक क्रियाकलाप हो सकता है कि अलग अलग हो, बट देयर आउटलुक ऑन नेशनल सिक्योरिटी इज द सेम। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की जहां तक बात आती है, उनका जो दृष्टिकोण है वो समान होता है। Our national issues like national unity and integrity, sovereignty and emotions, sovereignty, the emotions and feeling remains the same। जहाँ तक हमारे जो नेशनल इश्यूज की बात है, राष्ट्रीय मामलों की बात है, जैसे कि नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता की बात जहाँ पर है, सोवरेनिटी, संप्रभुता की जो बात है ना, जहाँ तक इमोशंस और फीलिंग्स की बात है, वो सभी समान है। इमोशंस यानी कि भावनाएं। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड टाइप ऑफ यूनिटी। और जो भारत की जो इंटीग्रेशन है, वो जो दूसरे प्रकार की जो टाइप है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। यानी कि वहां पर धार्मिक मान्यताएं, रहने का तरीका या कपड़े पहनने का तरीका जो भी हो, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए तो सभी एक है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया is represented by the second type of unity. India is a vast country which is almost equal to the Europe without Asia। और भारत क्या है? एक विशाल देश है जो कि लगभग यूरोप के बराबर है। As far as population is concerned, और जहां तक जनसंख्या की बात है, it is the second most populated country in the world। ये विश्व की सबसे दूसरे नंबर की घनी आबादी वाला देश है। More than 250 languages and dialects are spoken here। लगभग 250 से ज़्यादा भाषा और बोलियां यहाँ पर बोली जाती है। 22 languages have been notified as national languages by the Indian Constitutions। और भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। As far as religions are concerned, almost all the religions of the world are followed here। और जहां तक धर्म की बात है, जहां तक धर्म की अगर बात है, तो सभी प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग यहां पर है। विश्व के सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहां पर है। Besides Hindu, Muslim, Christians, Parsis, Sikhs and people of many other faiths live here। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इनके अलावा भी दूसरे फेथ्स के लोग भी, दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट देयर मे बी डाइवर्सिटीज इन देयर ड्रेसिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स एंड वेज ऑफ लिविंग एंड वर्शिप, बट इवन आफ्टर ऑल दिस डाइवर्सिटीज देयर इज यूनिटी वेयर इंडियन इंटरेस्ट इज कंसर्न। ये बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर लोगों की ड्रेसिंग हैबिट्स में अंतर है, उनके फूड हैबिट्स में अंतर है, उनके रहने के तरीके, उनकी पूजा करने के तरीकों में अंतर है, लेकिन जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, राष्ट्रीय हित की बात आती है, तो सब में एकता है। दिस इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी को ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में वही कि चाहे यहाँ पर अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हो, उनकी खाने की आदत है तरीके अलग हो, उनके रहने के तरीके अलग हो, सभी तरह के अलग हो, लेकिन जहां अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, राष्ट्रीय हित की बात आती है, तो सभी एक है। इसीलिए कहा गया है दैट इज वाई द नेस्ट इंडियन से, इसलिए भारतीय लोग कहते हैं श्रीनगर और गुवाहाटी आवर कंट्री आवर सॉइल। श्रीनगर हो या गुवाहाटी हो, हमारा देश, हमारी भूमि है। प्रमोशनल फोर्सेस, the national leaders of our country have put in valuable efforts to maintain the unity and integrity। हमारे देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं, राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं कि हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। They incorporated certain ideals and principles in the constitution for a strong and united India। उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय संविधान है उसके अंदर उन्होंने कुछ आइडियाज और सिद्धांतों को शामिल किया है ताकि एक मजबूत और एकीकृत भारत बने।
इसके लिए उन्होंने क्या किया, संविधान में कुछ आइडियाज और प्रिंसिपल्स शामिल किए हैं। द प्रिंसिपल्स एसेंशियल फॉर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी आर, और वे सिद्धांत, वे प्रिंसिपल्स जो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए आवश्यक है वो है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म जुडिशियरी, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता, यूनिफॉर्म जुडिशरी एक समान न्यायपालिका, नेशनल एम्ब्लम्स राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो, एंड नेशनल फेस्टिवल्स, ये सभी क्या है, एसेंशियल प्रिंसिपल्स है जो हमारी इंटीग्रिटी और यूनिटी को बनाए रखते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है और फिर वे सरकार बनाते हैं। These representatives have to work for the interest and development of the people who have elected them, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, जिन लोगों ने उनको चुना है वो उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके हितों के लिए कार्य करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजंस है, प्रावधान है। दीज राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर एंजॉयड बाय ऑल इंडियंस, और ये राइट्स को सभी इंडियंस बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको एंजॉय करते हैं। दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजंस, और भारतीय नागरिकों के या किसी भी देश के, मतलब भारतीय नागरिकों के उनकी ग्रोथ के लिए और उनके कल्याण के लिए ये राइट्स आवश्यक है। Provisions of equality, freedom and social justice etc. have been made in the Constitution to provide opportunities for the development of citizens. अब citizens के डेवलपमेंट के लिए अवसर प्रदान करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं? इक्विलिटी का, समानता का प्रोविजन है, फ्रीडम स्वतंत्रता का प्रोविजन है, सोशल जस्टिस का प्रोविजन है। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और इन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत the interest of weaker sections of the society like the scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes have been protected and safeguarded। और इन प्रोविजंस के अंतर्गत जितने भी वीकर सेक्शंस है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस जो है, उनके अधिकारों को या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस किए गए हैं। एवरी कम्युनिटी हैज द राइट टू प्रिजर्व इट्स ओन लैंग्वेज एंड रिलीजन, और हर कम्युनिटी का, हर समुदाय का अधिकार है कि अपना खुद की भाषाओं का वो प्रिजर्व करें, उनको संरक्षित करें और रिलीजन धर्म को संरक्षित करें। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, और जो जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, ताकि वो काय के लिए? टू वर्क फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पुअर एंड द एक्सप्लॉइटेड, ताकि वो जो देश के गरीब लोग और जो शोषित लोग वर्ग है उनके बेनिफिट्स के लिए वो कार्य करें। सेकंड, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। जिस प्रकार से मौलिक राइट्स है, अधिकार है, उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य भी है। हमको कुछ राइट्स दिए गए हैं तो हमारे कुछ देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव आल्सो बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उसके साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसमें शामिल है। It is the duty of all citizens of India to respect the principles and ideas of the Constitution, national flag and national anthem। तो अब देखिए, हमारे जो कर्तव्य अधिकार है, साथ ही साथ हमारी ये ड्यूटीज है, देश के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि वो हमारे संविधान के प्रिंसिपल, जितने भी सिद्धांत हैं, उनके जो विचार है उनका रिस्पेक्ट करे, जितने भी नेशनल फ्लैग उनका रिस्पेक्ट करे, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करे। नेशनल फ्लैग आप सभी जानते हैं, नेशनल एंथम जन गण मन। एवरी सिटीजन शुड बी कॉशियस एंड रेडी टू सर्व द नेशन एंड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया।
हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को सजग रहना है और तैयार रहना है। किसके लिए? हमारे देश की सेवा करने के लिए और हमारी इंटीग्रिटी को, हमारी एकता को बनाए रखने के लिए। एंड शुड वर्क टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, और राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को भी बनाए रखने का हमारा कर्तव्य है। एंड शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, और एक और कर्तव्य हमारा कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनकी रक्षा करें। द जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जुडिशरी काहे के लिए? हमारी न्यायपालिका वो डेमोक्रेसी के जितने भी हित है उनको संरक्षित करे, उसको सुरक्षित करे, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। देयर इज यूनिफॉर्म जुडिशरी सिस्टम फॉर द सेंटर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच इंप्लीमेंट इक्वल लॉज फॉर ऑल। अब एक क्या है? यूनिफॉर्म जुडिशरी सिस्टम है या जुडिशियल सिस्टम है। क्या कहीं के लिए? हमारा सेंटर स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। विच इंप्लीमेंट इक्वल लॉज फॉर ऑल, जो क्या करते हैं? सभी के लिए समान नियम बनाए रखते हैं या उनको लागू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी इज यूनिफॉर्म पिरामिड, और इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका जो कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिफॉर्म पिरामिड, यानी कि सभी जगह समानता हो। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज सेक्युलर स्टेट। हमारे संविधान ने भारत को, हमारे देश को एक सेक्युलर स्टेट घोषित किया है। फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन रिलीजियस फ्रीडम, और हमारे देश में अलग अलग धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं उनको सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भाई फॉलोअर्स अलग अलग धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको क्या है भाई? वो उनको धार्मिक स्वतंत्रता है। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, और गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है। नेशनल सिंबल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिंबल्स विच इंस्पायर आइडियाज एंड डिवोशंस टुवर्ड्स नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर, नेशनल एंथम जन गण मन, जो कि नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एम्बलम अशोक एम्बलम एक्सेट्रा। अब देखिए हमारे संविधान ने क्या किया है? नेशनल सिंबल्स को भी शामिल किया है, जो क्या करते हैं? हमारे नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर है, यानी तिरंगा है, नेशनल एंथम जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एम्बलम अशोक चक्र है। ठीक है, ताकि इनका हम क्या करें? इनके प्रति हम निष्ठा रखें। These are the symbols of our unity and identity and work as cementing force to maintain national integration। और ये जितने भी सिंबल्स हैं ये क्या है? हमारी पहचान है, ये हमारी यूनिटी की पहचान है ये। एंड वर्क एज सीमेंटिंग फोर्सेस टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन, और ये क्या करते हैं? हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करते हैं। देयर आर पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, कास्ट एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया who have their own custom and festivals। अब हमारे देश में कई अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, जिनको क्या है? who have their own customs and festivals, उनके खुद के रीति रिवाज है, उनके खुद के फेस्टिवल्स हैं, यानी कि त्योहार है। We also have 3 national festivals, हमारे 3 राष्ट्रीय त्योहार है। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, और गांधी जयंती, विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये सभी हमारे देश में मनाए जाते हैं। दिस मेक्स द फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रॉन्ग, और ये सभी क्या करते हैं? हमारे नेशनल यूनिटी को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं, राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।